Morning student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic, the problems of जमींदारी सिस्टम. अभी जमींदारी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. द रिवेन्यू फिक्स्ड वाज वेरी हाई. जो रिवेन्यू जो ब्रिटिशर्स ने जो सेटल किया था दैट वाज वेरी हाई. जो टैक्स था वो बहुत हाई था. एंड मोस्ट जमींदार फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे. जो जमींदार थे इसको वो पे करने में असमर्थ थे, वो इम्पॉसिबल था उनके लिए. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट एनीवन हु फेल टू पे द रिवेन्यू ऑन टाइम लॉस द जमींदारी. इसके अनुसार क्या था, अगर जमींदार ने टाइम पर रिवेन्यू कलेक्शन नहीं दिया गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी. मैनी जमींदार्स वर ऑक्शन्ड ऑफ बाय द कंपनी बिकॉज ऑफ दिस practiced. The situation changed the early part of the 19th century as agriculture expanded and prices rose. तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारी जो सिस्टम था जमींदारी का वो ऑक्शन किया जाता था, उसमें नीलामी की जाती थी. तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि एक जमींदार के पास था, जब कर रहा था कलेक्शन नहीं कर पाया तो फिर उसके ऑक्शन कर दिया, दूसरे को दे दिया गया. तो इससे जो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. तो ये आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन थी. द सिचुएशन चेंज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. जो ये सिचुएशन थी वो जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में वो बदल गई. किस प्रकार से, एज एग्रीकल्चर एक्सपेंड एंड प्राइसेस रोज. जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा और जो सामान की कीमतें थी वो बढ़ी. दिस मीन्ट मोर इनकम फॉर द जमींदार. इससे मतलब था कि इनकम की, जमींदारी का जो इनकम था जमींदारी का वो बढ़ गया. द कंपनी डिड नॉट गेन एनीथिंग बिकॉज इट हैड फिक्स्ड. लेकिन कंपनी देखो, अब 19th सेंचुरी में किसानों की जो है जमींदारी मतलब जो इनकम बढ़ गई, उससे कीमतों के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ गए, तो अब उनका रेवेन्यू कलेक्शन और ज़्यादा होने लगा. अब कंपनी को फिर अखरने लगा. कंपनी ने कहा कि अब जमींदार ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कंपनी को इतना पैसा मिल नहीं पा रहा है. तो उन्होंने सोचा अब ये प्रॉब्लम है. तो उन्हें कंपनी को ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा, रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था परमानेंटली. तो उन्होंने क्या किया, even then the जमींदार did not show any interest in the improving the land. और दूसरी चीज़ क्या था, कंपनी वालों ने सोचा था कि जमींदार जो है इनकम ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि अपना ज़्यादा बेनिफिट हो, तो वो जो है खेत की जो गुणवत्ता है, खेती की गुणवत्ता वो बढ़ाएंगे. लेकिन उन्होंने वो गुणवत्ता भी नहीं बढ़ाई. दे हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन देयर इनकम इंक्रीज विदाउट मच एफर्ट ऑफ देयर पार्ट. वो क्या कर रहे थे, बिना इंटरेस्ट के ऑटोमेटिक ही वो इनकम कर रहे थे, किसानी कर रहे थे. जमींदारों ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया उन्होंने. द सिस्टम वाज वेरी ऑपरेसिव. ये सिस्टम क्या था, बड़ा दमनकारी था फॉर द कल्टिवेटर्स. किसके लिए, किसानों के लिए. क्योंकि वो तो जमींदार अपना टैक्स फालतू लेगा ही लेगा वहाँ पे जमा करने से पहले. तो ये जमींदारों पर अननेसेसरी का बर्डन आया हुआ था. ही हैड टू पे ए हाई रेवेन्यू फिक्स्ड वाज वेरी हाई. उसे जो है जो रेवेन्यू था, टैक्स था जो फिक्स किया हुआ था, बहुत ऊंचा था, बहुत ज़्यादा था, उसको वो पे करने के लिए बाध्य थे. मोस्ट पीजेंट्स वर अनेबल टू पे एंड मैनी रियोट्स फाइल देयर विलेजेस. बहुत सारे जो किसान थे वो इस टैक्स को देने में असफल थे और गाँवों में विद्रोह होने लगे थे. अब आता है क्रॉप्स फॉर यूरोप. क्रॉप्स फॉर यूरोप की बात करते हैं. इसमें क्या क्या आता है क्रॉप्स ऑफ यूरोप में. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के लास्ट में, द कंपनी डिड इट बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट वर इन डिमांड बैक होम. कंपनी ने वही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था उसी का उत्पादन शुरू किया जिसकी वहाँ पर उनके घर पर, जब ब्रिटिश में या ब्रिटेन में जिसकी डिमांड थी. दे फोर्स टू कल्टिवेटर्स. उन्होंने किसानों को फोर्स किया, उन पर प्रेशर डाला इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, टू प्रोड्यूस ओपियम. ओपियम का मतलब होता है अफीम. ओपियम का मतलब क्या होता है, अफीम. बोला अफीम बोइए. इंडिगो मतलब नील, जो नील लगाते हैं हम कपड़ों में वो है. और इसमें और भी चीज़ें आएंगी जूट, टी, शुगर कैन, वीट, कॉटन, राइस. तो इन चीज़ों को उन्होंने बोना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी डिमांड उनकी अपनी मार्केट में थी. अब आते हैं द डिमांड फॉर इंडिगो. नील की जो डिमांड थी वो उसका क्या पर्पज़ था, इसके बता देते हैं. द अर्ली द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज यूज्ड बाय यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर बाय डाइंग क्लॉथ. तो जो भारत में जो नील पैदा होता था, यूरोपियंस क्या करते थे, उसको कपड़ा रंगने में काम करते थे.
वोड ए यूरोपियन प्लांट है, वोड का एक यूरोपियन, इसको ध्यान रखना है। इसेटिक टिक्स्टोरिया ऑफ द मस्टर्ड फैमिली, ये मस्टर्ड फैमिली से था, जो तेल वाली फैमिली है, जो जैसा आपने देखा है सरसों का है या राई का है, ये सब उसी से इसी प्रकार का एक पौधा होता था। फॉर्मली कल्टिवेटेड फॉर ए ब्लू डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लीव्स, उससे जो क्या ब्लू डाई बनाई जाती थी वहाँ पे वोड में, जिसकी पत्तियों से नीला कलर निकाला जाता था। वाज substitute of for indigo produced in Europe. Worried by the competition, the wood manufacturer persuaded their government to ban import of indigo. वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे निकल रहा है तो हम बाहर से क्यों मंगाएं, इंडिया से क्यों मंगाएं, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि नहीं, इसको आप बंद कर दीजिए। बट द क्लॉथ डायर्स प्रिफेर्ड, लेकिन जो कपड़े रंगने वाले लोग थे, जो भी कंपनी वाले थे, वो इंडिगो को प्रेफर कर देते। इट प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, क्योंकि इससे ज़्यादा कलर, जो ब्लू कलर जो आता था, इससे बहुत अच्छा आता था एज कम्पेयर टू वोड से, जो निकला हुआ उनकी पत्तियों से जो निकला हुआ रास्ता उससे ज़्यादा। सो दे परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू लिफ्ट द बैन, उन्होंने कहा गवर्नमेंट से नहीं, इस पर से बैन उठा ले जाना चाहिए, जो इंडिगो आ रहा है इंडिया से वो बहुत अच्छा है, उसका कलर बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट इन द 17th सेंचुरी, और उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहिए। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का लगना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का लगना, डिफरेंट प्लेसेस पर लगना, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्शन रोज ड्रामेटिकली एंड विद इट डिमांड फॉर द क्लॉथ डाई, तो वहाँ पे जो डिमांड जो है क्लॉथ की ज़्यादा बढ़ी, और जब क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ पर डाई यानी कि उसको कलर करने की भी ज़्यादा उसको चाहिएगा, इंडिगो चाहिए था। वाइल द डिमांड इंक्रीज एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड अमेरिकन फेल शार्पली फॉर द नंबर ऑफ रीजन, ब्रिटेन नीडेड ए न्यू सोर्स ऑफ द इंडिगो, तो जो वहाँ पर पहले कहाँ से माल आता था, मोस्टली जो उनकी कॉलोनीज थी, जैसे वेस्ट इंडीज़ से आता था, अमेरिका से आता था, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहाँ उसकी वजह से जो ब्रिटेन में जो सप्लाई था तो वहाँ पर जो है नहीं हुआ, तो इसलिए उनकी जो नीड जो थी इंडिगो सप्लाई की, वो भारत पर ज़्यादा निर्भर हो गई। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी पिछले चैप्टर हैं उसके आपको भेज दिए जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ गो थ्रू द बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।